हेलो दोस्तों, जीएस एक्सप्लेन में आज का जो टॉपिक है जिसे एक्सप्लेन किया जाएगा वो है आपका बैक्टीरियोफेज। ठीक है? क्या यह बैक्टीरियोफेज गुड वायरस है? क्या यह बैक्टीरिया के साथ में फाइट कर सकते हैं? इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल आजकल न्यूज़ में आ रहा है। ठीक है? तो हम आज देखेंगे ये जो बैक्टीरियोफेज है उसके बारे में। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले पेंडेमिक के टाइम में कोविड-19 के समय में बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडेमिक के ऊपर में आ रहा था जो कि कोविड-19 से रिलेटेड था या उसके वैक्सीन से रिलेटेड था। ऐसे ही अभी जो है वर्ल्ड हेल्थ में एक नया इश्यू जो है वो है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट को लेकर के हो रहा है, जो कि एक नया पेंडेमिक का रूप बनता जा रहा है। ठीक है? तो इसलिए ये बैक्टीरियोफेज या हम ऐसे बोल सकते हैं जो आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, न्यूज़ में वो सारी एग्ज़ामिनेशंस के लिए चाहे वो बिहार से रिलेटेड एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे अदर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ामिनेशंस, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम वन बाय वन करके इसके सारे डिटेल्स को जानेंगे, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्यों ये न्यूज़ में है और भी अदर फैक्ट्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के जो केसेज़ हैं वो राइज़ हो रहे हैं, ठीक है? जो कि आपका जो भी अवेलेबल एंटीबायोटिक है, वो आजकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो साइंटिस्ट जो है इसके अल्टरनेटिव के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको जो है ये बैक्टीरियोफेज, ठीक है? इसकी एक ख़ासियत ये होती है कि ये हंट करता है बैक्टीरिया को और मार देता है उसे। ठीक है? क्या यह इसका यूज़ जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो है क्यूर के लिए किया जा सकता है? इसीलिए साइंटिस्ट बैक्टीरियोफेज के बारे में सोच रहे हैं। ये बैक्टीरियोफेज कुछ नहीं जो हेल्दी वायरसेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, ठीक है? वैसे तो वायरस कुख्यात है बहुत सारी बीमारियों को लेकर के। एक छोटा-सा ये एजेंट होता है टीनी एजेंट, ठीक है? लेकिन ये ह्यूमैनिटी को बहुत सारा जो है कीमत जो है ये चुकवा चुका है अभी तक में। जैसे कि बहुत सारे वायरल डिजीज़ेज़ जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एचआईवी हो गया, कोविड-19 हाल-फिलहाल में, ये बिलियंस को जो है अभी तक में मार चुका है। ठीक है? फिर भी कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि आपका अनहेल्दी नहीं होता है, वो किलर नहीं होता है ह्यूमन के लिए। आज हम उसी के बारे में जानेंगे। उन्हीं वायरस को बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। ठीक है? तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया के केस में सभी बैक्टीरिया हानिकारक नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया जो है गुड होता है और फ्रेंडली होता है। वैसे ही सभी वायरस जो होता है वो किलर ही नहीं होता है। कुछ वायरस जो होता है बेनिफिशियल फॉर हेल्थ होता है। ठीक है? तो साइंटिस्ट जो है इन वायरसेस को विरोम के नाम से जानते हैं। ये विरोम है क्या? तो वो सभी मतलब ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस वी होस्ट इन आवर बॉडी which contribute to health much like the बैक्टीरियल माइक्रोबायोम। जैसे बैक्टीरियल माइक्रोबायोम हमारे शरीर के अंदर में काम करता है, हमारे हेल्थ में अच्छा होने के लिए कंट्रीब्यूट करता है, वैसे ही कुछ वायरसेस जो होते हैं, वो हमारे शरीर में जो कि अपने होस्ट के बॉडी में अलग-अलग तरह से काम करके उसके हेल्दी होने के लिए काम करता है। ठीक है? तो इन वायरसेस को जो है विरोम जो है बोला जाता है। तो ये नाम आपको ध्यान पे रखना है। मेबी एग्जामिनेशन में ये की टर्म पूछ दे, ये विरोम क्या है? विरोम या आपको ये जो है एक और टर्म है जो अभी जस्ट जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज। वो दोनों नाम सेम ही है। चाहे तो कहीं पे लिखा रहेगा बैक्टीरियोफेज या विरोम। ये जो है हेल्दी वायरसेस के ग्रुप को बोला जाता है। इतना आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है? अगर हम इन विलोम की संख्या के बारे में अगर बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास 380 ट्रिलियन जो है वायरस पार्टिकल जो है लिविंग और एक्जिस्टिंग इन और मतलब चाहे तो हमारी बॉडी पे के अंदर में या ऑन योर बॉडी राइट नाउ। मतलब हम लोग कोई भी इंसान होगा,
उसके शरीर पे 380 ट्रिलियन वायरस का जो है पार्टिकल्स जो है उसके ऊपर में एग्जिस्ट करता है, चाहे तो वो इसके इनसाइड में या उसके बॉडी के ऊपर में, स्किन के ऊपर में, हेयर के ऊपर में एग्जिस्ट करता रहता है। ये संख्या, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये संख्या 10 टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में रहते हैं उससे 10 गुना ज्यादा है। अब बात आती है ये रहते कहाँ हैं? तो ये जो है दुबके हुए रहते हैं लंग्स में, ब्लड में, और ये स्किन और लाइनर इनसाइड जो होता है माइक्रोब का, जो माइक्रोब, जो छोटे-छोटे जीवाणु, रोगाणु हमारे अंदर में ऑलरेडी हैं, ठीक है? तो उसके अंदर में जो कि गट्स में पाए जाते हैं, उसके अंदर में ये बैक्टीरिया जाकर के चिपके होते हैं, ठीक है? जिसे हम वीरोम जो है बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे जो है जिसकी संख्या 380 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि बैक्टीरिया से, जो भी हेल्दी बैक्टीरिया हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है? अब बात ये है कि ये अनहेल्दी क्यों नहीं है? हम इसे हेल्दी क्यों मानते हैं? तो कुछ बैक्टीरिया जो है बैड नहीं है। इसका कुछ एविडेंस ये है कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं, ठीक है? जो कि कैंसर सेल को किल करता है और हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में ट्यूमर्स को। जो हमारी बॉडी में ट्यूमर्स होता है, ये वायरसेस क्या करते हैं? उसको ब्रेक डाउन कर देता है। वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग भी देता है, जो दूसरे जो वायरसेस हैं उसके अगेंस्ट, या दूसरे जो पैथोजन उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए, ठीक है? साथ में ही कुछ जो है आपका कंट्रोल जो है, एक्सप्रेशंस जो होता है जीन को देने का ये कोशिश करता है, जब प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, ठीक है? तो ये आपको इस तरह से ये बैक्टीरिया जो है हमारे हेल्दी लाइफ के लिए जो है एक कंट्रीब्यूशन जो है करता है। इसीलिए बैक्टीरिया, सारी बैक्टीरिया जो है आपका बैड बैक्टीरिया नहीं, ठीक है? अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज का, तो इसे एंटीबैक्टीरियल गार्ड डॉग के रूप में भी बोला जाता है। मतलब जो एंटीबैक्टीरियल है ये, ठीक है? जो कि बैक्टीरिया से, मुझे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, उससे सुरक्षा करने वाला ये है। और साथ में मुझे ये बात जाननी है, ये हमारे बॉडी में, जो कि ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर में प्रोसेस कैसे करते हैं? ये आपका जो बैक्टीरियोफेज है, जो हेल्दी जो वायरस है वो, ठीक है? देखिए, जो भी वायरस हार्मफुल हो चाहे हार्मलेस है, ठीक है? उसमें से जो मेजॉरिटी जो है वायरस का, जो हमारे शरीर में है, वो आपका बैक्टीरियोफेज है। मतलब यूज़फुल बैक्टीरिया है। सॉरी, मतलब यूज़फुल जो मतलब हेल्दी जो है आपका वायरस है, जो हमको हेल्दी लाइफ जीने में हेल्प करता है, जिसे हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। मेजॉरिटी किसका है? बैक्टीरियोफेज का। ये जो वायरसेस है दैट किल बैक्टीरिया इन आवर माइक्रोबायोम्स, ये हमारे माइक्रोबायोम्स के अंदर में, माइक्रोबायोम्स का मतलब हो गया जो छोटे-छोटे जीवाणुओं का जो एक बायोम बना रहता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोम है, उसके अंदर में जाकर के ये बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है? ये बैक्टीरियोफेज जो है, इसको दूसरा नाम जो है फेजेस के द्वारा भी जाना जाता है, ठीक है? ये क्या है? हार्मलेस टू ह्यूमन सेल्स है। ये हार्मलेस क्यों है? अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए क्या बैक्टीरियोफेज हार्म करता है ह्यूमन सेल को? तो नहीं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया को प्रे की तरह मानता है बैक्टीरियोफेज, लेकिन ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता है ह्यूमन सेल को। मतलब इसको ह्यूमन सेल के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाती है। ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को ही जानता है। इसका भोजन जो है वो शिकार बैक्टीरिया ही होता है, इस वायरस का, जो बैक्टीरियोफेज है इसका, ठीक है? तो ये ह्यूमन सेल को तो नहीं पहचानता है, लेकिन बैक्टीरिया वाला सेल को ये पहचानता है। ये क्या करता है? ये इसका जो वर्किंग है वो क्या है? बाय हंट डाउन बैक्टीरिया एंड अटैचिंग देमसेल्फ टू द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। सबसे पहले क्या करता है? उसका शिकार करता है, फिर खुद को जो है उसके सरफेस पे अटैच करता है। इसके बाद क्या करता है? ये उसके अंदर में वायरल डीएनए मटेरियल को उसके सेल के अंदर में, बैक्टीरिया के अंदर में ये इंजेक्ट कर देता है। ठीक है? जो ये डीएनए मटेरियल बना रहा है, अपना जो वायरल वाला होता है, वो उसके अंदर में वो इजेक्ट करेगा उसको। तो जब ये
बैक्टीरिया के अंदर में वायरल डीएनए को इंजेक्ट कर देता है, तो डीएनए क्या करता है, उसके अंदर में रिप्लिकेट करना शुरू कर देता है उस बैक्टीरिया के अंदर। कभी-कभी क्या करता है, ये जो है डीएनए बोरो ले लेता है खुद, किससे? उसी बैक्टीरिया से, जिसका वो रिप्लिकेशन जो है बनाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या करता है ये, नया-नया जो है उसके अंदर में वायरस बनाना शुरू कर देता है। जब इनफ न्यू वायरस क्रिएट हो जाता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, द सेल जो है उसके बाद उसका बैक्टीरिया जो होता है उसका वो ब्रस्ट कर जाता है और इससे जो है रिलीज होता है न्यू वायरल पार्टिकल्स। ठीक है? फिर वो सेम प्रोसेस से अगले बैक्टीरिया को खोजेगा, उसके ऊपर में खुद को अटैच करेगा, उसके अंदर में डीएनए को जो है वो इंजेक्ट करेगा, फिर डीएनए वो जो जो इंजेक्ट हुआ रहता है, वो खुद को रिप्लिकेट करना शुरू करेगा। वो रिप्लिकेट करते हुए नया वायरस बनाएगा उसके अंदर में। फिर इतना ज़्यादा वायरस हो जाएगा उसके अंदर में, कि वो फिर से ब्रस्ट करेगा और फिर उससे न्यू वायरल पार्टिकल बनेगा। ये चेन लगातार होना शुरू हो जाता है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं क्योंकि ये सारे प्रोसेस होने में ओनली जो है जस्ट 30 मिनट का टाइम चाहिए। जो आपका हेल्दी वायरसेस होता है उसको, ठीक है? जो बैक्टीरियोफेज होता है उसको मात्र 30 मिनट का समय चाहिए ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। इसका मतलब ये है जो वन वायरस कैन बिकम मेनी इन कपल ऑफ आवर्स। बहुत कम घंटों में जो है एक ही वायरस जो है बहुत सारा बन जाता है। ठीक है? थोड़ा-सा और डिटेल्स में हम जानते हैं। ये जो आपका हेल्दी वायरस या अनहेल्दी वायरसेस है, थोड़ा-सा वायरस को भी हम रिवाइज़ कर लें। वायरस के बारे में क्या है? वायरस जो होता है वो आपका माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टियस मतलब संक्रमणकारी एजेंट होता है दैट कैन ओनली रिप्लिकेट। ये अपने आप को रिप्लिकेट तभी कर सकता है जब इसे जो है लिविंग सेल जो मिलेगा, जो जिसमें होस्ट करने के लिए उसको मिले, मतलब एक होस्ट चाहिए ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर में लिविंग सेल होगा, जिसके अंदर में ही ये सिर्फ रिप्लिकेट कर सकता है। यह एक इन्फेक्टियस एजेंट है, मतलब संक्रमणकारी जो है ये एजेंट है। साथ में ही वायरस को जो है कंसीडर किया जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अब ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट क्यों है? क्योंकि इसके पास सेलुलर मैकेनिज्म जो नेसेसरी होता है कैरी आउट करने के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस या रिप्रोडक्शन के लिए, ये इसके पास में नहीं होता है या लैक होता है। लैक द सेलुलर मैसेनरी नेसेसरी फॉर द कैरी आउट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस एंड रिप्रोडक्शन ऑन देयर ओन। ठीक है? इसीलिए इसे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का भी नाम दिया गया है, यह जाना जाता है। इंस्टेड ये क्या करता है, दे रिलाई ऑन द होस्ट मैसेनरी। जो ये जिसके अंदर जिस शरीर में होस्ट के बॉडी में जिसके अंदर में भी जा रहा है, उसके ऊपर में ये सेल मैसेनरी के लिए डिपेंड करता है, जहां पे ये उसके मैसेनरी को यूज करके अपने आप को रिप्लिकेट करेगा और प्रोड्यूस करेगा न्यू वायरल पार्टिकल्स। ठीक है? जो कि मैंने आपको बताया है। तो ये डीएनए जो वायरल डीएनए को अंदर इंजेक्ट करता है अपने होस्ट के सेल के अंदर में, जैसे बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरिया के अंदर में ये इंजेक्ट करता है, देन वो जो है उसका रिप्लिकेशन करना शुरू करता है। ठीक है? अब हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं ये फेस थेरेपी के बारे में। ये फेस थेरेपी अभी हाल-फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्या इसका कुछ हिस्ट्री भी है पहले का? या अभी जस्ट ये साइंटिस्ट के मन में आया हुआ है? तो नहीं, ये पहले भी था। एबिलिटी ऑफ फेज टू टेक डाउन बैक्टीरिया हैड साइंटिस्ट pondering whether they could be used to treat bacteria infection in early 20s। अर्ली 20s में जो है, जब आपका एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जब तक नहीं आया हुआ था, तब तक जो साइंटिस्ट उस समय के थे, उसको एक होप था, जो हमें जो है बैक्टीरियोफेज के थ्रू जो है हम बैक्टीरियल डिजीज का इलाज कर सकते हैं, जब तक एंटीबायोटिक नहीं आया हुआ था। जब एंटीबायोटिक आ गया, ठीक है, तो रिसर्चर जो है उस पे रिसर्च करना जो है कम कर दिए। मतलब ये शोध जो है लगभग-लगभग कम हो गया। ठीक है? लेकिन कहीं-कहीं पे शोध जारी था। जैसे आपका रसिया हो गया, यूक्रेन हो गया, अभी हाल-फिलहाल में आप फ्रांस को ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं
जिसमें जो है ये फेज थेरेपी जो है थोड़ा बहुत करके वो चल ही रहा, ठीक है? यूएसएसआर के समय में भी ऐसा था, जो वहाँ पे जो है एक समय ऐसा हो गया, जो ये एंटीबायोटिक जो है वहाँ पे कोल्ड वॉर के कारण शॉर्टेज हो गया था, ठीक है? तो उस शॉर्टेज को दूर करने के लिए रसिया में जो है फेज थेरेपी का जो है यूज़ रेगुलरली होता रहा है, ठीक है? अब क्या हो गया, एक बार फिर से जो है आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का जो स्ट्रेन है ऑफ बैक्टीरिया, वो फिर से राइज होना शुरू हो गया है। जो अभी तक के जो भी आपका उसका इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक हो अवेलेबल हैं, वो सभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। जितने के जितने दवाएँ हैं सारे रेसिस्ट होते जा रहे हैं। तो एक्सपर्ट बोल रहे हैं जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो है, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जो है ग्रेट मेडिकल चैलेंज जो होगा, ठीक है? जिसके सामने में ये अभी जितने भी आपका वायरल डिजीज़ हो रहा है, जैसे आपका कोविड हो रहा है या अदर जो भी हैं, वो सभी डिजीज़ेज़ जो हैं बहुत शॉट डाउन हो जाएगा वो, उसके सामने में कोई उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। जो कि एक ग्लोबल चैलेंज जो है हमारा जो है ह्यूमन कम्युनिटी जो है वो फेस करने वाला है। ह्यूमन कम्युनिटी नहीं, लाइव स्टॉक सब भी उसके ऊपर में भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो साइंटिस्ट को क्या है, फिर से एक होप नज़र आ रहा है, ठीक है? जो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अब ट्रीट करने के लिए जो है एंटीबायोटिक एजेंट के साथ में ये जो है आपका फेजेज़ का जो है यूज़ किया जाए, ठीक है? मतलब बैक्टीरियोफेज जो है इसका यूज़ किया जाए। अब इस पे जो है रिसर्च चल रहा है और हर एक देश जो है इसके ऊपर में अपना इन्वेस्टमेंट या अपना प्रायोरिटी में से दे रहे हैं। इसका जो कुछ एडवांटेज ये है, ठीक है? इसका इफेक्टिवनेस जो है अगेंस्ट एवरी मल्टी रेसिस्टेंट पैथोजन के अगेंस्ट जो है आपका इफेक्टिवनेस है, ठीक है? साथ में ही जो है फेजेज़ जो है वो एक्सट्रीमली प्रिसाइज़ होता है। ठीक है? मतलब एकदम सटीक होता है इन देयर एलिमिनेशन ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन। बैक्टीरियल स्ट्रेन को ये कंप्लीटली मतलब एक तरह से भोजन की तरह जो है उसे यूज़ करते हैं ये। सो मच सो दैट यू डोंट डिस्टर्ब द गट माइक्रोब। ठीक है? अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं तो बहुत सारे जब एंटीबैक्टीरिया मतलब एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो उस समय में क्या होता है, हमारे गट में जो हेल्दी बैक्टीरिया होता है उसको भी हार्म कर देता है वो। ठीक है? लेकिन ये क्या है, जो हमारा जो गट में जो माइक्रोबायोम्स में जो पाया जाता है हेल्दी बैक्टीरिया, उसको ये बिना डिस्टर्ब किए हुए जो है ईज़िली जो है जो बैड बैक्टीरिया होता है उसको टारगेट करके उसे एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है? क्योंकि इसे मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग करके टारगेटेड जो है आपका बनाया जा सकता है। ठीक है? तो इन थ्योरी हम मान सकते हैं, तो ये जो फेजेज़ है ये जो है हमारे लिए एक वरदान की तरह काम करेगा, हमारा जो फाइट है अगेंस्ट एंटीबैक्टीरियल रेसिस्टेंट के अगेंस्ट, ठीक है? अब हम कुछ इसके बारे में थोड़ा-सा और इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे, जो आपके एग्ज़ामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ामिनेशन से वो है, कि इसका डिस्कवर्ड किसने किया? और इसका डिस्कवरी जो है आपका, तो इसका डिस्कवरी जो है स्वतंत्र रूप से फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉर्ट जो ग्रेट ब्रिटेन के थे, उन्होंने 1915 ईस्वी में, और जो है फ्रांस के फेलिक्स डी हेरेले जो है वो 1917 ईस्वी में इस फेज थेरेपी का जो है इन्वेंट किया था। ठीक है? तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी पूछा जा सकता है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन में, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है? अगर हम बात करें जो ये बैक्टीरियोफेज टर्म को किसने क्वाइन किया, तो डी हेरेले ने इस टर्म्स को क्वाइन किया। ठीक है? जो कि आपका फ्रांस के हैं। फ्रांस के फेलिक्स डी हेरेले जो हैं इस टर्म को क्वाइन किया था पहली बार, बैक्टीरियोफेज, जिसका मतलब होता है बैक्टीरिया ईटर, टू डिस्क्राइब द एजेंट बैक्टीरियोसाइडल एबिलिटी। ठीक है? तो इन शॉर्ट में हम इसे एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट इसका है। जो ये फेज थेरेपी है,
वो एक ट्रीटमेंट है उस तरह के लोगों का जो कि आपका क्रोनिक और एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इन्फेक्शन जो है उससे लड़ रहे हैं। उनके लिए ये एक ट्रीटमेंट है। साथ में जो ये आपका फेज ट्रीटमेंट है इज ए मेथड ऑफ ट्रीटिंग बैक्टीरियल इलनेस विथ बैक्टीरियल वायरसेस फेजेज। ये जो आपका बैक्टीरियल जो फेजेज होता है, वायरस फेजेज जो इस बैक्टीरिया को खाता, उसके थ्रू जो है वो उसका ट्रीटमेंट कर, ठीक है। साथ में ये फेज ट्रीटमेंट जो है ये इंक्रीजिंगली जो है इसका स्टडी किया जा रहा है क्योंकि इसे एक अल्टरनेटिव देखा जा रहा है एंटीबायोटिक का, ठीक है। साथ में ये फेज जो है ये नॉन लिविंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका डीएनए का भी बना हो सकता है या आरएनए जो है कंटेंट होता है जो कि प्रोटीन इसका जो है कैप्सिड में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान पे रखने हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपको की पॉइंट लगे उसे आप नोट डाउन कर लें। तो थैंक यू।